नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया एवं भारतीय भाषाएं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो उपनिवेशीकरण क्या है। जब उपनिवेश काल, खासकर कौन सा, जब अंग्रेजों का शासन था यानी हम किसी के अधीन थे, उस समय भारतीय भाषाओं की स्वायत्तता, प्रतिष्ठा और उपयोग पर गहरा प्रभाव पड़ा। यानी उसकी स्वतंत्रता, उसकी प्रतिष्ठा और जो उसका उपयोग हो रहा था, क्योंकि अंग्रेजी प्रशासन शिक्षा, न्याय तथा उच्च पदों की भाषा बन गई थी। तो कहने का भाव यहाँ पर क्या है कि भारतीय भाषाओं पर प्रभाव क्यों पड़ा, क्योंकि अंग्रेजों ने जो प्रशासन की भाषा है, शिक्षा की या न्याय की यानी न्यायालयों की जो भाषा है, या उच्च पद, जहाँ जो उच्च सरकारी पद थे, उन पर किस भाषा को ज्यादा महत्व दिया गया? अंग्रेजी भाषा को ज्यादा महत्व दिया गया। अब आजादी के बाद जो परिवर्तन आया उसे क्या कहते हैं? उपनिवेशीकरण, यानी वह प्रक्रिया जिसमें स्वतंत्रता के बाद भारतीय भाषाओं को उनकी स्वाभाविक भूमिका, गरिमा और प्रयोग क्षमता वापस दिलाने का प्रयास किया गया। तो यहाँ पर कहने का भाव है कि उपनिवेश काल के समाप्त होने के बाद, यानी अधीनता जब हमारी खत्म हो गई और स्वतंत्रता का समय आया, तब जो कार्य किया गया जिसमें भारत की भाषाओं को उनके स्वाभाविक रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा, उनकी गरिमा को समझा जाने लगा और उनकी प्रयोग क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयास होने लगे। जैसे कि प्रयोजनमूलक हिंदी में अगर देखें तो जो प्रशासनिक हिंदी है उसमें शब्दावली को और ज्यादा जोड़ा गया, या तकनीकी हिंदी के क्षेत्र में देखें, यानी जो विज्ञान, तकनीक और प्रशासन का क्षेत्र था, वहां पर हिंदी शब्दों को और ज्यादा जोड़ने का प्रयोग होने लगा। तो कहने का भाव क्या है कि उपनिवेशीकरण वह प्रक्रिया जिसमें स्वतंत्रता के बाद भारतीय भाषाओं को उनकी स्वाभाविक भूमिका, गरिमा और प्रयोग क्षमता वापस दिलाने की कोशिश होने लगी। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। अब उपनिवेशीकरण होने लगा तो इसका मतलब कि उपनिवेशीकरण का भाषाओं पर क्या प्रभाव पड़ा, ये भी हमें पता होना चाहिए। देखिए, जब हमारे देश में हमारा देश एक उपनिवेश के रूप में था, यानी जब हम किसी के अधीन थे, तो अंग्रेजी को श्रेष्ठ और भारतीय भाषाओं को कमतर माना गया। यहाँ तक कि अंग्रेजों के द्वारा जो उच्च पद थे उनकी परीक्षाएं भी किस में होती थी? अंग्रेजी में होती थी। उनमें भी हिंदी का इस्तेमाल वो नहीं करते थे। इसके साथ साथ शिक्षा प्रणाली भी अंग्रेजी पर आधारित की गई। भारतीय भाषाओं के साहित्य और वैज्ञानिक रूपों का विकास बहुत ही धीमा पड़ गया, क्योंकि भारतीय भाषाओं के साहित्य पर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। स्थानीय भाषाएं प्रशासन और तकनीकी क्षेत्रों से बाहर हो गई। जो स्थानीय भाषाएं थी उनको ना तो प्रशासन में स्थान दिया गया, ना ही तकनीकी क्षेत्रों में उनका इस्तेमाल किया गया, क्योंकि उस समय अंग्रेजी भाषा प्रधान थी। कारण क्या था कि हम पर अंग्रेजों का राज था, हम अंग्रेजों के अधीन थे, तो उनकी भाषा ने भी हम पर राज किया। और हमारी जो भाषाएं थी वो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में है, वो चाहे तकनीकी क्षेत्र में है, साहित्य के क्षेत्र में है, प्रशासन के क्षेत्र में है, सभी क्षेत्रों में हमारी भाषा को या भारतीय भाषाओं को महत्व नहीं दिया गया। तो ये प्रभाव क्या था? उपनिवेशीकरण का भारतीय भाषाओं पर प्रभाव। अब उपनिवेशीकरण की प्रमुख प्रक्रियाएं क्या है? देखिए, सबसे पहले तो है भाषाई स्वाभिमान का पुनर्जागरण, यानी स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्र रूप से भाषाओं का विकास करने की जो प्रक्रिया है, उसमें सबसे पहले क्या है? भाषा का स्वाभिमान को जागृत करना। स्वतंत्रता के बाद भारत को सांस्कृतिक अस्मिता का प्रतीक माना गया। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्यिक उत्थान के लिए नई नीतियां बनाई गई। भारतीय भाषाओं में विज्ञान, तकनीक, प्रशासन के शब्द विकसित करने की पहल हुई। यानी कोई भी जो भाषा है, भारत की भाषा है, उसके स्वाभिमान को दोबारा से जगाया कि वो किसी से कमतर नहीं है, उसमें वो सभी काबिलियत है, उस भाषा में वो सभी खूबियां हैं जो अंग्रेजी में थी या अन्य किसी भाषा में जो हम पर राज कर रही थी। तो इसलिए भाषाई स्वाभिमान को दोबारा से जगाने का काम किया गया। दूसरा, संविधान के द्वारा भी भाषा का पुनर्स्थापन हुआ। भारतीय संविधान ने हिंदी को राजभाषा घोषित किया। इसके साथ साथ अनुच्छेद 343 से लेकर जो 351 तक अनुच्छेद है, उसमें भाषाई अधिकार
शामिल किए गए। इन अनुच्छेदों के बारे में मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ, वो आप ज़रूर देखें। अगर नहीं तो इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ 8वीं अनुसूची के द्वारा भारतीय 22 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता भी दी गई। विशेषकर उपनिवेशीकरण से मुक्त भाषाई पहचान को स्थापित किया गया। तो यहाँ पर जो उपनिवेश के कारण हमारी भाषाएं अपनी पहचान खो चुकी थी, उनको दोबारा से पहचान देने का कार्य किसके द्वारा किया गया? संविधान के द्वारा। यानी कहने का भाव है कि संविधान में कौन कौन से काम हुए जिससे कि भाषा को पुनर्स्थापन किया गया। एक तो हिंदी को राजभाषा बनाया, दूसरा कुछ अधिकार उसे दिए जो कि अनुच्छेद में कानूनी रूप से उसे दिए गए, 22 भाषाओं को संविधान में शामिल किया गया, उनको मान्यता दी गई, और इसके साथ साथ जो मुक्त भाषाई पहचान थी, स्वतंत्र रूप से किसी भाषा को जो पहचान मिलनी चाहिए, उसका प्रयास भी संविधान के द्वारा किया गया। तीसरा पॉइंट, शिक्षा में मातृभाषा को प्रोत्साहन देने का काम भी किया गया। इस कार्य के लिए एक तो 3 भाषा या त्रिभाषा सूत्र का प्रयोग किया गया, उसका निर्माण किया गया। 3 भाषाएं अंग्रेजी, हिंदी के साथ साथ एक स्थानीय भाषा को भी शिक्षा में जगह दी गई। प्राथमिक शिक्षा के लिए मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा पर जोर दिया गया। बड़े विश्वविद्यालयों में भारतीय भाषाओं के विभागों का विस्तार भी किया गया। यानी जो प्राथमिक स्तर पर है वहां पर मातृभाषा से अभिप्राय क्या है? जैसे गुजरात है, गुजरात में मातृभाषा क्या है? गुजराती है। तो हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ प्राथमिक शिक्षा गुजराती में देने पर जोर दिया गया ताकि उस भाषा को बचाया जा सके, उसका विकास किया जा सके। इसी प्रकार त्रिभाषी सूत्र का भी निर्माण किया गया। बड़े विश्वविद्यालयों में भारतीय भाषाओं के विशेष विभाग बनाए गए ताकि उनका विश्वविद्यालय में भाषा का विस्तार किया जा सके। चौथा यहाँ पर पॉइंट है, प्रशासन से अंग्रेजी निर्भरता कम करने का प्रयास। यानी जो प्रशासनिक कार्य हैं उसमें अंग्रेजी पर निर्भर हो रहे, इसमें थोड़ा सा प्रयास किया गया कि वो निर्भरता थोड़ी कम हो। सरकारी कार्यों में हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग को ज्यादा बढ़ावा दिया गया। हिंदी में कार्यालयीय शब्दावली का विकास किया गया जो कि राजभाषा आयोग के अंतर हुआ। राज्य प्रशासन में स्थानीय भाषाओं को कार्यभाषा बनाया गया। यानी राज्य के स्तर पर जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें स्थानीय भाषाओं को स्थान दिया गया। जैसे कि पंजाब में पंजाबी भाषा है तो वहाँ राज्य प्रशासन की भाषा पंजाबी है, तो उसको स्थान दिया गया ताकि उसको बढ़ावा मिले। इसी तरह से अन्य राज्यों में भी उनकी स्थानीय भाषा को ज़्यादा महत्व दिया गया। ये किस लिए दिया गया? ताकि प्रशासन की अंग्रेजी पर जो निर्भरता है उसको कम किया जा सके। 5वां है विज्ञान, तकनीक और डिजिटल क्षेत्र का भाषाई विकास। देखिए, भारतीय भाषाओं में कंप्यूटर फ़ॉन्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम और कीबोर्ड तैयार किए गए। जैसे कि आज वर्तमान समय में अगर हम कीबोर्ड पे उंगली चलाते हैं तो वहाँ केवल हमें एक अंग्रेजी ही नहीं बल्कि बहुत सारी भाषाओं के ऑप्शन मिलते हैं। तो इससे पता चलता है कि किस प्रकार से भाषा का तकनीकी क्षेत्र में विकास हुआ है। अनुप्रयोग, ऐप्स, एआई वेबसाइटें भारतीय भाषाओं में उपलब्ध हुई। तकनीकी शब्दावली आयोग भी बनाया गया जिससे कि टेक्निकल जो लैंग्वेज है, टेक्निकल जो शब्दावली है, तकनीकी शब्दावली जो है, यानी जो तकनीकी शब्द हैं उनको बढ़ावा दिया गया, उनको शामिल किया गया क्षेत्र के अनुसार और तकनीक के प्रयोग के अनुसार उसमें नई शब्दावली का चयन किया गया। छठा यहाँ पर पॉइंट बनेगा भाषा आंदोलन और सांस्कृतिक पुनर्जागरण। देखिए, तमिल, मराठी, बंगाली, पंजाबी, असमिया आदि भाषाओं के संरक्षण यानी बचाने के लिए जन आंदोलन चलाए गए। क्षेत्रीय साहित्यिक अकादमियां और भाषाई शोध संस्थान भी सक्रिय हुए। वो किस स्तर पर? क्षेत्र के यानी उस क्षेत्र विशेष के संदर्भ में यहाँ पर बात चल रही है, यानी क्षेत्रीय, उस क्षेत्र विशेष में साहित्यिक अकादमियां बनाई गई। लोक भाषाओं और उपभाषाओं को भी यहाँ पर महत्व मिलना शुरू हुआ। यानी जो स्थानीय लोक भाषाएं हैं उनको यहाँ पर महत्व दिया जाना भी प्रारंभ हुआ। तो ये किसके पॉइंट थे? ये पॉइंट है कि उपनिवेशीकरण की प्रमुख प्रक्रिया क्या है, यानी भाषा को स्वतंत्र रूप से बढ़ावा देने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए। तो इसके अंतर्गत जो हमने पॉइंट किए, पहला किया भाषा के स्वाभिमान को जगाना, दूसरा संविधान द्वारा भाषा को पुनर्स्थापित करना, तीसरा है शिक्षा में मातृभाषा को प्रोत्साहन देना, चौथा है प्रशासन से अंग्रेजी निर्भरता कम करने का प्रयास करना,
5वां पॉइंट था विज्ञान, तकनीक और डिजिटल क्षेत्र में भाषाओं का विकास करना। और छठा है भाषा आंदोलन चलाना और सांस्कृतिक पुनर्जागरण कार्यक्रम का संचालन करना, जिससे कि भाषाओं को दोबारा से जीवित किया जा सके, उनको उतना ही महत्व दिया जा सके जितना कि समाज में अंग्रेजी को बढ़ावा मिला था। उसके बाद भारतीय भाषाओं पर विउपनिवेशीकरण का क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, जब भारतीय भाषाओं का पुनर्जागरण उसमें आने लगा या उसमें उसको सजोया जाने लगा, तो उससे जो प्रभाव पड़े उसमें सबसे बड़ा प्रभाव तो क्या है, भाषा की जो प्रतिष्ठा थी उसको बढ़ावा मिला, यानी उसमें वृद्धि हुई। भारतीय भाषाएं अब राष्ट्र की पहचान बनी और हमारी सांस्कृतिक विरासत का भी आधार माने जाने लगी। साहित्य का विकास हुआ। आधुनिक जो कथा है, उपन्यास, नाटक, रिपोर्टाज या यथार्थवादी साहित्य, इसी का नतीजा है कि हमारी भाषा के साहित्य को बढ़ावा दिया गया। क्षेत्रीय भाषाओं में नवजागरण और आधुनिकता का प्रसार हुआ। विज्ञान और प्रशासन के लिए सक्षम भाषाओं का चुनाव होने लगा। हिंदी सहित कई ऐसी भाषाओं में तकनीकी पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराई गई। सरकारी कार्यों में भारतीय भाषाओं का उपयोग और ज़्यादा बढ़ाया गया। इसके साथ डिजिटल क्रांति में भारतीय भाषाओं का भी विस्तार हुआ, जैसा कि हमने अभी देखा था। उसमें इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, एआई और मोबाइल ऐप्स है। इसमें भारतीय भाषाओं की स्थिति मजबूत हुई और स्थानीय भाषाओं को भी एक नई पहचान दी गई। क्योंकि जब हम किसी भी फ़ोन के कीबोर्ड में या उसके कीपैड में अगर देखते हैं किसी भी कंप्यूटर के, तो वहाँ जब देखते हैं कि स्थानीय भाषाएं हैं, तो व्यक्ति अंग्रेजी या अन्य किसी भाषा की बजाय अपनी स्थानीय भाषा को समझना, पढ़ना और उसमें मैसेज करना ज़्यादा पसंद करेगा। तो इसीलिए स्थानीय भाषाओं का भी इससे विकास हुआ। तो निष्कर्ष तौर पर हम कह सकते हैं कि विउपनिवेशीकरण भारतीय भाषाओं के सांस्कृतिक पुनर्जन्म की प्रक्रिया है। इसके माध्यम से भारतीय भाषाएं अब केवल संचार का माध्यम नहीं है, बल्कि एक राष्ट्र की पहचान भी है, सांस्कृतिक धरोहर और ज्ञान परंपरा का आधार बनकर और ज़्यादा ये भाषाएं सशक्त हो रही हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह चैनल से जुड़े रहें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।